यस राइट, यू हर्ड इट राइट। मैथ्यू अर्नोल्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का सेशन जो डील करेगा मैथ्यू अर्नोल्ड की एक प्रोमिनेंट एलजी है जिसका टाइटल है रग्बी चैपल। अब ये रग्बी चैपल क्या है, रग्बी स्कूल क्या है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड की जो स्कूलिंग हुई है वो रग्बी स्कूल से हुई है और वहीं पर उनके फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड हेड टीचर थे, प्रिंसिपल आप कह सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। वो वहां के प्रिंसिपल थे, लगभग 14 ईयर वो वहां के प्रिंसिपल रहे हैं। और उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के 15 ईयर लेटर वो कमेमोरेट करते हैं अपने फादर को इस एलजी में जिसका टाइटल है रग्बी चैपल, ठीक है। सो वंस अगेन वेलकम यू इंग्लिश लिटरेचर स्कूल यूट्यूब चैनल एज वेल एज इंग्लिश स्कूल ऐप इन द कोर्स ऑफ यूपीपीजीटी इंग्लिश एंड वी आर डिस्कसिंग प्रोमिनेंट पोएट्री बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। द टाइटल इज रग्बी चैपल। तो रग्बी चैपल के बारे में एक एक डिटेल जानेंगे, उससे पहले थोड़ी सी बायोग्राफी ऑथर्स के बारे में जान लेते हैं कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, मैथ्यू अर्नोल्ड किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ही बिलोंग टू द 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री, मेनली उनको जाना जाता है ब्रिटिश पोएट्री ऑफ 19th सेंचुरी। ही वाज बोर्न इन 1822 एंड ही डाइड इन 1888। किस मूवमेंट से, किस पॉलिटिकल एज से बिलोंग करते हैं? तो ही बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज। और ये एज जानी जाती है द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, द डेवलपमेंट ऑफ रीजन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और जब साइंस, रीजन और इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी, डेफिनेटली जो रिलीजन का जो साइड है, जो पलड़ा है, वो नीचे जाएगा। एंड पीपल वर लूजिंग फेथ बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक इन्वेंशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मटेरियलिस्टिक लोग हो रहे थे, भौतिकवादी हो रहे थे। और इसी समस्या को उन्होंने अपनी पोएट्री में इस एज की इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया कि इस एज में जो लोग सफर कर रहे थे कि रिलीजन पर डाउट हो रहा था, धर्म पर विश्वास कम हो रहा था और साइंस और रीजन की तरफ वो लोग भाग रहे थे, भौतिकवादी हो रहे थे और वही उनके विनाश का कारण बन सकता था। तो इस सब डाउट को, इस समस्या को उन्होंने अपनी पोएट्री में रिप्रेजेंट किया है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और उनके बाद अगर कोई नाम आता है इस पोएट्री में 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री में, तो दैट इज मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। तो उनकी इनकी पोएट्री के लिए, उनकी जो पोएट्री की जो स्पिरिट थी वो ग्रीक स्पिरिट थी। यस, क्लासिकल स्पिरिट को वो प्रेजेंट करते हैं और साथ साथ वो एक क्रिटिक भी थे, सोशल क्रिटिक और कल्चरल क्रिटिक के रूप में उनको एक बड़ा नाम और फेम जाना जाता है। साथ साथ अर्ली मॉडर्न मॉडर्न फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक के रूप में भी इनको कंसिडर किया जाता है और बहुत सारे क्रिटिक वर्क उन्होंने प्रेजेंट किए। तो वो बायोग्राफी सेक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज डिस्कस कर रहे हैं रग्बी चैपल को। रग्बी रग्बी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रग्बी रग्बी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है और चैपल गिरजाघर होता है जहां पर संडे की प्रेयर होती है। एक बड़ा चर्च नहीं होता है, लेकिन किसी स्कूल कॉलेज कैंपस के अंदर एक छोटी सी बिल्डिंग होती है चर्च के रूप में जहां पर संडे की प्रेयर की जाती है। तो उस प्रेयर वाली बिल्डिंग को, जहां पर क्रिश्चियन लोग अपनी प्रेयर प्रेजेंट करते हैं जीसस को, क्राइस्ट को, वट एवर द गॉड दे बिलीव इन, तो उसको ही बोला जाता है चैपल। तो एक छोटा सा जो चर्च होता है उसको चैपल बोला जाता है। अब रग्बी चैपल टाइटल क्यों रखा? ये जो इनके रग्बी स्कूल का जो चैपल है, इसी के नीचे बेसमेंट में इनके फादर को बरी किया गया, ठीक है, 1842 में। तो ये जो एलजी है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रग्बी स्कूल का जो चैपल है उसी के बेसमेंट में नीचे कब्र में उनको दफन किया गया था। तो इसीलिए वो अपने फादर को कमेमोरेट कर रहे हैं रग्बी चैपल। तो रग्बी चैपल का टाइटल आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स इस टेक्स्ट को आपको समझना है। देन वी विल डिस्कस इन अनदर सेशन द एमसीक्यूज एंड क्रिटिकल concept of this poem. The more important point मैथ्यू अर्नोल्ड ने डिफाइन किया है, पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने, पोएट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। सो व्हाट मैथ्यू अर्नोल्ड बिलीव्स कि पोएट्री जो है वो लाइफ का क्रिटिसिज्म है, लाइफ कैसी है। और ये उन्होंने पॉइंट दिया है स्टडी ऑफ पोएट्री 1888 में, ठीक है। लेकिन ये जो पोएम उन्होंने लिखी है ये लिखी है 1857 में और ये अपियर हुई थी
1867 में। इनके फादर की डेथ कब हुई थी, ये सारे ईयर इंपॉर्टेंट है, 1842 में, ठीक है। बट क्रिटिक मानते हैं कि इनकी ये पोयम ही इनकी इस डेफिनेशन को प्रेजेंट कर रही है कि दिस इज नॉट अ मियर एलिजी दैट कमेमोरेट या डेथ ऑफ हिज फादर, बट इट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। वो लोग जो धर्म को खो रहे थे, धर्म पर डाउट कर रहे थे और साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भाग रहे थे, भौतिकतावादी हो रहे थे, तो उनके फेथ से जो विश्वास डगमगा रहा था, तो एक तरह से उसके क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को ये पोएम प्रेजेंट करती है। तो ये रग्बी चैपल है, रग्बी स्कूल में बना हुआ चैपल जहां पे उनके फादर बरी किए गए हैं, इसीलिए इस एलिजी इस पोएम का नाम रग्बी चैपल रखा गया है। ये इनके फादर की एक स्टैचू है, तो रिप्रेजेंट कर रही है। उनका फुल नाम था डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड, हेड मास्टर। एक्चुअली इसको किसी और डिस्कस करेंगे कि हेडमास्टर होता है कि प्रिंसिपल होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ऑफ रग्बी स्कूल। कब से कब तक, 1828 से 1842, जिस साल उनकी डेथ हुई थी तब तक वो वहां के हेड मास्टर रहे, लाइक अ प्रिंसिपल रहे। डाइड ऑन 12 जून 1842। कब डेथ हुई थी, 1842 को। क्योंकि ये पोयम कमेमोरेट करती है डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड को, इसलिए उनकी ईयर ऑफ डेथ आपको हर हाल में मालूम होने चाहिए, ठीक है। इस पोएम को जो टाइटल है वो है रग्बी चैपल। बेसिक फैक्ट जान लेते हैं और मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। आप अपनी कैपेसिटी, अपनी भूख, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। आप पूरी पोएम को एक साथ डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो पूरी को देखिए। मैं वन गो में पूरी को पढ़ाने वाला हूं। कुछ दिस पोएम कंटेन्स 208 लाइन्स। सो इन वन गो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरे टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको वॉच कीजिए, वेदर इन वन गो और वेदर इन 2 टाइम और 3 टाइम्स, ठीक है। ब्रेक करके फिर आप देख सकते हैं, बट आई विल गो इन वन गो। तो टाइटल इज रग्बी चैपल। वी हैव डिस्कस व्हाट इज रग्बी एंड व्हाट इज चैपल। द पोएट इज मैथ्यू अर्नोल्ड हु वाज बोर्न इन 1822 एंड डाइड इन 1888। द मूवमेंट ही बिलोंग टू द विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे, द एज ऑफ conflict between science and religion. Composed, the poem was composed in 1857। 1857 में कौन सी क्रांति हुई थी, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ईयर याद रखना बिल्कुल इजी है। और ठीक 10 साल बाद ये पब्लिश हुई थी। इसकी जो फॉर्म की बात करें, एलजी है जो कमेमोरेट करती है हिज फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैथ्यू अर्नोल्ड किसको कमेमोरेट करते हैं इस पोएम के अंदर, इस एलजी के अंदर, तो ही कमेमोरेट्स हिज फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड, ठीक है। उनकी क्या पोस्ट थी, वो कब तक प्रिंसिपल रहे। मीटर इसका है आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखी गई है। स्टेंजा नो फिक्स, इसमें वेरियस नंबर ऑफ लाइन के स्टेंजा फॉर्म यूज की गई है, देयर इज नो फिक्स स्टेंजा फॉर्म। राइम की बात करें, ये अनराइम्ड एक पोएम, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम। क्या इसका टाइटल है, किसने इसको लिखा है, कब लिखा है, किसको कमेमोरेट करता है, क्या इसका मीटर है, क्या इसकी स्टेंजा फॉर्म है या राइम है। कुछ मेजर फैक्ट जान लेते हैं पोएम की स्टार्टिंग से पहले, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड होल ऑफ द पोएम, कि ऑथर ने इसको क्यों लिखा और 15 साल बाद ही क्यों लिखा, ठीक है। 1842 में उनकी डेथ हो गई थी। सो इन 1857 थॉमस ह्यूग्स ने पब्लिश किया अपना एक वर्क, टॉम ब्राउन स्कूल डेज। और टॉम ब्राउन भी कहाँ, रग्बी स्कूल का पढ़ा हुआ था। तो थॉमस ह्यूग्स ने एक वर्क पब्लिश किया जिसका टाइटल था टॉम ब्राउन स्कूल डेज, और उन्होंने इस वर्क को प्रेजेंट किया डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड को एज अ प्रिग। प्रिग मतलब एक बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन ऑस्टियर नेचर का व्यक्ति, ठीक है। एक प्यूरिटन टाइप्स, बहुत जो सीरियस ही रहता है, कभी भी चीजों को इजी नहीं लेता। तो प्रिग एक तरह से मैं कहूंगा खड़ूस की तरह उसने उसको प्रेजेंट किया है डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड को, द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, अपने इस वर्क में। तो फिर जेम्स स्टीफन ऑडिटर है ये। तो फिर जेम्स स्टीफन ने इस वर्क को, टॉम ब्राउन स्कूल डेज को रिव्यू किया फेवरेबली, अच्छा मानते हुए, जो उन्होंने इसको प्रिक के रूप में प्रेजेंट किया था, स्ट्रिक खड़ूस के रूप में प्रेजेंट किया था। तो इसकी सपोर्ट में उन्होंने इसको एडिनबर्ग रिव्यू, उस समय की जो मैगजीन थी, उसमें इसको फेवरेबली रिव्यू किया। मतलब कि हाँ, वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी ही थी। तो ये चीज मैथ्यू अर्नोल्ड को बुरी लगी। तो मैथ्यू अर्नोल्ड डिसाइडेड टू विंडिकेट हिज फादर, मतलब
जिस तरह से उनके फादर की इमेज को प्रेजेंट किया, उसको विंडिकेट करना चाहते थे, उस इमेज को वो तोड़ना चाहते थे, उस इमेज से वो बाहर निकालना चाहते थे, फ्री करना चाहते थे अपने फादर को कि नहीं, मेरे फादर ऐसे नहीं थे, या रग्बी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो ऐसे नहीं थे जैसा उनको टोम्स ब्राउन स्कूल वर्क में प्रेजेंट किया है। और एडिनबर्ग रिव्यू मैगजीन ने भी उसको ऐसे प्रेजेंट किया, ही वाज नॉट अ प्रिग। वो कैसे थे, ठीक है, वो तो हम पोएम में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड वाज ए प्रिंसिपल हेडमास्टर, इसको यहाँ कर लीजिएगा, ऑफ रग्बी स्कूल फॉर 14 ईयर्स, 14 साल तक। कब से? 1828 से 1842 तक। एंड द स्कूल रैंक हायर देन इवन एटन। और उस समय जिस पीरियड में ही वाज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल हेड था, तो वहां पर एटन जो स्कूल पॉपुलर स्कूल थे, हैरो स्कूल, कौन पढ़ा हैरो स्कूल से, जल्दी बताइए? वेस्टमिनिस्टर स्कूल एंड सेंट पॉल स्कूल, इन सबसे ऊपर रैंक रग्बी स्कूल की थी during the tenure of his fathers as a principalship. Dr. Arnold died in 1842. The poem was composed after 15 years of his death. 15 साल बाद, यहाँ 15 कर लीजिएगा। द पोएम इज नॉट मियरली अ मोर्निंग एलजी, केवल ये दुख प्रकट करने वाली एलजी नहीं है कि किसी की डेथ हो गई तो उस पर आंसू बहाए जाए, नहीं, ये इस तरह का एग्जाम्पल नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। बट अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन लाइफ, ये जीवन के ऊपर एक गहन विचार है, चर्चा है, मेडिटेट कर रहा है कि व्हाट इज लाइफ और लोगों को कैसा होना चाहिए। द पोएम मोन्स द वीकनेस एंड वेरीनेस, लोगों की कमजोरी और उनकी वरीनेस, परेशानी को ऊपर ये आंसू आता है। ठीक है, लोग जो भौतिकवादी हो चुके हैं, साइंटिफिक हो चुके हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुके हैं, तो अब उनकी जो कमजोरियां हैं, उनकी जो दुख है, उसके ऊपर मौन कर रहा है, ना कि अपने फादर की डेथ पर। अगर सिंबॉलिक वे में देखा जाए, द सफरिंग एंड माइजरी ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य जाति की सफरिंग और उनके दुखों का, उनकी स्थिति जो है उसको ये मौन कर रहा है, ना कि किसी की डेथ को। द पोएम इज अर्नोल्ड्स क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और इसीलिए बोला गया है कि रग्बी चैपल इज पोएट्स क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और उन्होंने ये डेफिनेशन दी है पोएट्री के बारे में कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और ये पोएम बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। इस पोएम में एक और खासियत है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की क्या डेफिनेशन दी है कि पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग दैट टेक्स इट्स ओरिजिन इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब ऐसी पावरफुल फीलिंग जो स्पॉन्टेनियस हो और उन थॉट्स का जो ओरिजिन होता है ट्रैंक्विलिटी, एकांत में होता है। तो 1842 में फादर की डेथ हुई और एक ट्रैंक्विलिटी पीरियड आ गया, जब बहुत समय बीत गया, एकांत में बैठकर आप उस चीज को सोच रहे हैं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की इस डेफिनेशन को सही साबित कर रहे हैं कि हाँ, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग दैट टेक इट्स ओरिजिन इन ट्रैंक्विलिटी। वो एकांत से अपना ओरिजिन लेते हैं, जो चीजें बीत गई है फिर आप उसको देखते हैं, इमोशंस आपके खुद ही निकल कर आते हैं। तो ऐसे ही अपने फादर के बारे में उनकी ये पोएट्री एक एक्सप्रेशन है जो एकांत में एक्सप्रेस की गई है और उसको रोका नहीं जा सकता। तो वर्ड्सवर्थ की पूरी डेफिनेशन को ये यहाँ सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, नेचुरली। तो आइए टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, एंड वन को हम इसको पूरा लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको एक कीन अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर जनरेट करनी है। फिर एक क्विक रिव्यू कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू आर रेडी। ओके, लेट्स बिगिन। कोल्डली सैडली डिसेंड्स द अटमन इवनिंग। कोल्डली, ठंड का मौसम है, सैडली एक तरह से यहाँ मेलनकोलिक इमेज की गई है। कोल्डली, कोल्ड वेदर इंग्लैंड में एक तरह से परेशानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी आएगा द विंटर ऑफ माइंड, किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा तो वो दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोल्डली सैडली डिसेंड्स पर्सोनिफाई में कह रहे हैं कि द अटमन इवनिंग, जो अटम की इवनिंग है वो ठंडे और दुख के तरीके से आती है, शाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्यू फर्स्ट स्टेंजा में। इवनिंग, द फील्ड, जो ग्राउंड है, स्ट्रीवन, कवर्ड हो चुका है विद इट्स डैंक्स येलो ड्रिफ्ट्स ऑफ द विदर्ड लीव। जो फील्ड है स्ट्रीवन, वो कवर हो चुका है इधर उधर फैली हुई पत्तियों से, विद इट्स डैंक येलो ड्रिफ्ट्स, टूटी हुई झड़ी हुई पीली पत्तियों से। वो जो ग्राउंड है वो ढक गया है, विदर्ड लीव, इधर उधर फैली हुई पत्तियों से जो जमीन है ढक गई है। एंड द एल्म्स, एल्म्स एक पेड़ होता है, यहाँ पर ये सिंबल है मेलनकोली का।
एक तरह से ऑफ मूड, दुख के मूड को प्रेजेंट कर रहा है। तो आल्म पेड़ के टूटी हुई पत्तियों से पूरा ग्राउंड ढक गया है, इधर उधर फैली हुई पत्तियों से। शाम का समय है, आल्म्स की पेड़ की पत्तियां इधर उधर सब फैली है और पूरे ग्राउंड को कवर किए हुई है। द एल्व्स फेड इनटू डार्कनेस अपेस। अब जो शाम का समय है वो इतना धीरे धीरे धुंधला हो रहा है कि उसके पार कुछ नहीं दिखता। कुछ तो पेड़ की परछाई है, कुछ शाम का समय हो रहा है तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ ये दिखना एक आई साइट के साथ साथ फ्यूचर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक दुख भरी सिचुएशन को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। साइलेंट, हर चीज शांत है। हार्डली अ साउंड, मुश्किल से ही कोई चीख की आवाज आ रही है। फ्रॉम द फ्यू बॉयज लेट एट देयर प्ले, शाम को जो कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं उनके भी मुश्किल से किसी हल्के से चीखने की आवाज आ रही है, तो उनसे भी कोई साउंड नहीं आ रही है। तो शाम का एक मेलंकोलिक मूड यहाँ पर ये पोयम प्रेजेंट कर रही है स्टार्टिंग में। द लाइट्स केम आउट इन द स्ट्रीट इन द स्कूल रूम विंडोज। स्कूल रूम विंडोज से मुश्किल से थोड़ी बहुत लाइट उनके कमरों से बाहर गली में आ रही है। बट कोल्ड, लेकिन कोल्ड सोलेमन, बिल्कुल ठंडा। सोलेमन एकांत, अनलाइटेड, बिना जला हुआ। ओस्टियर, बिल्कुल डिसिप्लिन। थ्रू द गैदरिंग डार्कनेस, जो धीरे धीरे बढ़ती हुई डार्कनेस है उसमें बिल्कुल एक ओस्टियर, वेल डिसिप्लिन, एकांत, बिना जला हुआ, कोल्ड, अराइज द चैपल वॉल्स। तो इस पूरे धीरे धीरे अंधकार में, एकांत में, इस शांति में, इस ठंड में हमें सामने उस हल्के हल्के धुएं और उस धुंधली रात के आने की इससे पहले उसके पार क्या दिखाई देता है? चैपल वॉल, उस गिरजाघर की दीवार दिखाई देती है। इन हुज बाउंड दाउ माय फादर आर्ट लेड, जिसके बेसमेंट के नीचे ही मेरे फादर को लिटाया गया है, मतलब उनको वहां बरी किया गया, दफन किया गया उनकी डेथ के बाद। सो वो जो चैपल है उसके बाद जो वो पेड़ खड़ा है, उसको जो शाम का समय है, सर्दी है, ऑटमन के पत्ते इधर उधर फैले एक मेलंकोलिक मूड को प्रेजेंट कर रहे हैं। और उस रोशनी से बस गिरजाघर की, उस चैपल की वो दीवार दिखती है जिसके बेसमेंट में उसके फादर को बरी किया गया है। तो इन हुज बाउंड, उसके चार दीवारी के अंदर, माय फादर आर्ट लेड, मेरे फादर को दफन किया गया है। देयर दाउ डस्ट लाइस, यहाँ तुम लेटे हुए हो। इन द ग्लूम ऑफ अटमन इवनिंग, इस अटम सीजन की, ये नवंबर का महीना है, वहां पर सर्दी होती है और इसी में वहां अटम मौसम होता है, पतझड़ का मौसम। तो सब चीज थोड़ी सी वहां पर ऑफ मूड है। तो देयर दाउ डस्ट लाई, तुम यहाँ लेटे हो, किस समय की बात करें? इन द ग्लूम ऑफ अटमन इवनिंग, और नवंबर में इन्होंने ये पोएम लिखी थी। बट एक के साथ बोलते हैं, दैट वर्ड ग्लूम टू माई माइंड ब्रिंग्स दी बैक। लेकिन ये जो ग्लूम वर्ड है, कह रहे हैं कि द वर्ड ग्लूम, ये जो उदासी भरा वर्ड है, जो उदासी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस उदासी में तुम वहां लेटे हो और ये उदासी वाला वर्ड टू माई माइंड, मेरे माइंड में, ब्रिंग्स दी बैक, तुम्हें वापस ले आता है। तुम्हें मेरी यादों में तुम वापस आ जाते हो और ये ग्लूम वाला वर्ड ही मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। इन द लाइट ऑफ दाई रेडियंट वाइगर, कि जो प्रकाश है आपके रेडियंट, और वाइगर मतलब जोश जुनून का अगेन। तुम्हारे तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो बिल्कुल चमकदार थी, जोश से भरी हुई थी। रेडियंट चमकदार थी, वाइगर जोश से भरी थी। तो दोबारा से आपको मेरे पास वो ले आता है ये ग्लूम वर्ड, मतलब मैं आपको याद कर पा रहा हूँ। इन द ग्लूम ऑफ नवंबर, उस उदासी भरे नवंबर में, वी पास्ट, हमने गुजारे, डेज नॉट डार्क एट दाई साइड, जो दिन हमने आपके साथ इस नवंबर में गुजारे थे, तो वो इतने डार्क नहीं थे जब तुम्हारे साथ दिन गुजारे थे। जितने डार्क अब है, उदासी भरे हैं, तब उतने डार्क वो नहीं थे। ठीक है। तो ऑथर, पोएट यहाँ रिमेम्बर कर रहा है जब उसके फादर जीवित थे, और इसी समय में जब उनके साथ जो समय बिताया था उन्होंने स्कूल टाइम में अपने फादर के साथ, तो वो समय इतना डार्क नहीं था जितना उनके जाने के बाद अब लग रहा है। सीजन्स impaired not thy ray of thy buoyant cheerfulness clear, जो सीजन था, अटमन सीजन, विंटर सीजन जो था, इसको हार्श माना जाता है, दुख भरा माना जाता है। तो उसने भी तुम्हारे इस रेज को, किरणों को, ऑफ बोएंट चेयर, एक चीयरफुलनेस, एक ब्रेव, बोएंट का मतलब यहाँ पर शो कर रहा है स्ट्रेंथ को, जोश को, और वो चीयरफुलनेस क्लियर। तो वो सीजन भी आपकी उस चमक को, आपकी उस खुशी को, आपके उस रेडियंट को कम नहीं कर सका। इम्पेयर मतलब टू वीक, उस चीज को कम कर देना। तो मौसम का भी आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके जोश पर, आपकी खुशी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप हमेशा चीयरफुलनेस रहते थे। सच दाउ वाज,
ऐसे तुम थे, ऐसी तुम्हारी पर्सनैलिटी थी, ऐसी तुम्हारी पर्सनैलिटी का ऑरा था। एंड आई स्टैंड इन द ऑटमन इवनिंग, और अब मैं इस ऑटमन इवनिंग में खड़ा हूँ। एंड थिंक ऑफ बाईगोन ऑटमन्स विद दी, और उन ऑटमन दिनों के बारे में सोच रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे। उसी मौसम के बारे में वो सोच रहा है जिस मौसम में खड़ा होकर आज वो ये पोयम लिख रहा है, नवंबर के बाद एंड में, जब हल्की हल्की सर्दी है और पतझड़ का मौसम है। 15 ईयर हैव गॉन राउंड, मतलब जब उनकी डेथ हुई थी तब से अब कब लिख रहा है वो, 1857 में इसको लिख रहा है। तो 15 साल बीत गए हैं सिंस दाउ अराउजेस टू ट्रेड, जब उस सुबह तुम उठे थे। अराउजेस यहाँ तुम सुबह उठे थे, टू ट्रेड अपने दिन भर के कार्य करने के लिए जब तुम बिस्तर से उठे थे। इन द समर मॉर्निंग, ये जून की बात है, जब तुम जून के महीने में सुबह सुबह उठे थे अपने काम करने के लिए। द रोड ऑफ डेथ, जो मृत्यु का रास्ता है, तभी मृत्यु आ जाती है। एट अ कॉल अनफोर्सीन सडन, जिसे देखा नहीं जा सकता अचानक से। एक्चुअली यहाँ ये उनकी जो डेथ हुई थी हार्ट अटैक से हुई थी। तो एक ऐसी मृत्यु जिसे देखा नहीं जा सकता, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई बीमारी नहीं, अचानक से वो उठे और अपने बिस्तर से उठे और अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो जाती है। तो बोला है कि एक सुबह जब तुम उठे थे मॉर्निंग में, द रोड ऑफ डेथ, तभी मृत्यु आ जाती है। एट अ कॉल अनफोर्सीन सडन, अचानक से जिसको देखा नहीं जा सकता वो मृत्यु आ जाती है। फॉर 15 ईयर, 15 साल से, वी हु टिल देन इन दाई शेड रेस्टेड एज अंडर द बो ऑफ माइटी ओक्स, और उन 15 सालों में, फॉर 15 ईयर्स, वी हम, हु टिल देन, जब तक, उन 15 साल, अब से 15 साल से पहले, तब तक जब हम आपके पास थे, जब तुम्हारी डेथ हुई, कैसे रहे? देन दाई सेड, आपकी शेड में, आपकी छाया में ऐसे रहे। रेस्टेड, इतने आराम से रहे। एज अंडर द बो, जैसे टहनियां होती है, माइटी ओक्स, एक विशाल का एक पेड़ होता है, ओक का पेड़, और उसके नीचे जो भी चीज होती है वो हमेशा सुरक्षित रहती है। तो वो कह रहे हैं कि अपने फादर के संरक्षण को कंपेरिजन कर रहे हैं ओक ट्री से। ठीक है, कि जैसे ओक के पेड़ के नीचे ना तो उसमें रोशनी, धूप लगेगी, ना बारिश लगेगी, ना मौसम का कोई नुकसान होगा, तो हम आपके अंडर में 1842 से पहले ठीक ऐसे ही रहते थे जैसे माइटी ओक के नीचे चीजें सुरक्षित रहती है। हैव एंड्योर्ड, हमने हर चीज को बर्दाश्त किया। सनशाइन को, रेन को, एज वी माइट बेयर अनसेडेड अलोन लेकिंग द शेल्टर ऑफ दी, और लेकिन अब हम क्या है, बेयर हो चुके हैं, हम नंगे हो चुके हैं, मतलब हमें कोई संरक्षण नहीं है। अनसेडेड, कोई छाया नहीं है, अकेले हैं। लेकिंग द शेल्टर ऑफ दी, और तुम्हारी शरण की हमें जरूरत है, कि हम तुम्हारी शरण में आ जाए, तो तुम्हारी शेल्टर की हमें आवश्यकता है। अब तुम यहाँ पर नहीं हो। तो किससे कंपैरिजन किया है? ओक ट्री से।